आधुनिक विज्ञान और बौद्ध दर्शन, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नाता है। आधुनिक विज्ञान अपनी नई नई खोजों में हमेशा लगा रहता है और बौद्ध दर्शन बहुत पहले एक बड़े गूढ़ रहस्य को उसका उद्घाटन करके अपने आप में संजोए रखा है उसने। तो वे लोग जो बहुत सारे रहस्यों पर, जीवन के रहस्यों पर खोज कर रहे हैं, वे बौद्ध दर्शन को एक बार जरूर देख लेते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इन रहस्यों से पर्दा हटाने के और उनके आज के साइंटिफिक एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे साइंटिफिकली प्रूवन करने की कोशिश करता है। बौद्ध साहित्य में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न। ये आपको बताएं कि ये त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बौद्ध दर्शन या फिर बौद्ध साहित्य में मिलिंद प्रश्न का स्थान जो है वो बहुत बड़ा है। दरअसल इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच जो गहन दार्शनिक संवाद हुआ है उसे ही इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में कई ऐसे दार्शनिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों पर विचार किया गया है, जिन प्रश्नों पर आज भी लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। वैसे तो राजा मिलिंद को अगर देखा जाए तो उनकी पहचान आती है एक तार्किक और एक दार्शनिक के रूप में, और भिक्षु नागसेन से भी उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका स्तर भी बहुत ऊंचा है। आप कभी मिलिंद प्रश्नों को पढ़िएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है। मूल रूप से तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसे किस भाषा में लिखा गया है, लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि ये शायद संस्कृत में लिखा गया होगा, या फिर पहले पाली में होगा, फिर संस्कृत में आया होगा, या फिर संस्कृत से पाली में लिखा गया होगा। चीनी भाषा में भी मिलिंद प्रश्न लिखा गया है। खैर, ये आज का हमारा विषय नहीं है, लेकिन राजा मिलिंद ने जिस तरह से भंते नागसेन से प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस ग्रंथ में भंते नागसेन से राजा मिलिंद पूछते हैं और ये प्रश्न है स्मृति के संबंध में। तो वे पूछते हैं कि भंते नागसेन, बताइएगा कि स्मृति यानी कि मेमोरी, इसकी पहचान क्या है। अपने प्रश्न को वे स्पष्ट करते हैं, पूछते हैं कि यदि आत्मा, व्यक्ति या मैं, इसके जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं है, यानी कि वे अनात्मवाद की बात कर रहे थे जो तथागत सिखाते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने पहले ये अनुभव किया था, क्योंकि हमारी स्मृति में ये बात तो आती है कि मैंने पहले ये अनुभव किया था, मैंने ये देखा है। अगर सब कुछ क्षणिक है तो फिर ये स्मृति कैसे संभव है? प्रश्न बड़ा मजबूत प्रश्न है। और भंते नागसेन से जब ये प्रश्न पूछा गया राजा मिलिंद के द्वारा, तो भंते नागसेन का उत्तर भी इस पर बड़ा ही मार्मिक है। वे कहते हैं कि हे राजन, स्मृति एक धारावाहिक कारण परिणाम संबंध के रूप में कार्य करती है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं भंते नागसेन। वे कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वह एक धारावाहिक, श्रृंखलाबद्ध कारण और परिणामों का जो संबंध है इसके रूप में कार्य करती है। जैसे कि दीपक की लौ पल पल बदलती है, लेकिन फिर भी वह एक निरंतर प्रकाश देती हुई दिखाई देती है। और वैसे ही चित्त की, यानी मन के क्षणिक प्रवाह में स्मृति की पहचान होती है। बात बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है कि दिए की लौ पल पल बदलती रहती है, लेकिन उसका प्रकाश जो है वो निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही ये क्षणिक प्रवाह की स्मृति की पहचान होती है, जो निरंतर प्रकाश देती है। स्मृति का अर्थ ये नहीं है कि कोई एक आत्मा पहले भी था, वो अब भी है, और बल्कि
इसका आशय यह है कि एक चित्त की अवस्था, बौद्ध दर्शन में इसे चित्त विथि कहा जाता है। तो एक चित्त की अवस्था दूसरे का कारण बन जाती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बचपन में आग से जल गया हो, अग्नि से, तो जब वो अग्नि को दोबारा देखता है तो देखिएगा उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। ये जो भय है ये उसके पूर्व अनुभव की स्मृति से उत्पन्न होता है। ये कोई अभी उन्होंने आग देखा और भय उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं, पहले से जो आग देखी गई थी उसके कारण, उसकी जो स्मृति मन में बनी हुई है उसके कारण, वो जो जलने का भय जो है उसके कारण अभी भय उत्पन्न हुआ है। जबकि अब वो जो मैं था वही तो रहा नहीं, क्योंकि वो तो बचपन की बात थी, वो मैं अभी तो रहा नहीं, पर मन के प्रवाह ने उस अनुभव को कारण के रूप में रखा है। आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर का डेटा जो होता है वो हार्ड ड्राइव पर सेव हो जाता है और वहां रखा रहता है। तो स्मृति की पहचान के कुछ ऐसे खास तत्व है, जैसे कि अनुरूपता, यानी कि करस्पॉन्डेंस। स्मृति वही कही जाती है जब वर्तमान बोध, यानी कि प्रेजेंट कॉग्निशन, पूर्व अनुभव से अनुरूप होता है, यानी कि ये संस्कार हो गया है मन पर। संस्कार हो गया मतलब मन पर इसका इंप्रेशन पड़ गया है, ये संस्कार है और ये वर्तमान का बोध है और ये संस्कार के रूप में स्थापित हो गया। तो पूर्व अनुभव से चित्त पर जो संस्कारों की संवेदनात्मक छाप पड़ती है, बस वही स्मृति का कारण होता है और उसी के कारण ये स्मृति हमारे पास बनी रहती है। इसमें एक सातत्य होता है, कंटिन्यूटी। मन की क्षणिक धाराएं ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इसलिए इसमें गैप न होने के कारण हम ये तय नहीं कर पाते कि ये एक एक क्षण क्षण के साथ जुड़ी हुई है। तो जिसमें पहचान संभव होती है, इसमें जुड़ जाता है कार्य कारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत तथागत बुद्ध ने जो खोज कर निकाला है इस संसार की उत्पत्ति के जड़ में। फिर वे कहते हैं इस जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉजिलिटी। तथागत बुद्ध चीजों का सिलसिला जब समझाते हैं तो इसी सिद्धांत के जरिए समझाते हैं। स्मृति पूर्व अनुभव के संस्कार का फल है। तथागत बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है, इसके आधार पर कि कोई भी चीज बिना कारण से उत्पन्न होती ही नहीं है। तो हमारी स्मृति जो है वो हमारे पूर्व अनुभव के संस्कार का फल है, वह स्वतंत्र आत्मा की उपस्थिति की मांग नहीं करता। जो लोग आत्मा की बात करते हैं, कुछ आत्मवादी ऐसे तो हैं इसे आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं, ऐसा जब उनके सामने आता है। लेकिन तथागत बुद्ध जो है वे अपने अनात्मवादी विचार को लेकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चित्त यानी मन, इसके इस क्षण क्षण बदलते प्रवाह में पूर्व अनुभवों के संस्कार भावी चित्त में स्मृति का कारण बनते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि क्षण क्षण बदलते प्रवाह में पूर्व अनुभवों के संस्कार भावी चित्त में स्मृति का कारण बनते हैं और आत्मा का अस्तित्व नहीं है, केवल निरंतर मन का प्रवाह है। निरंतर, इसमें सातत्य है, जिसे हम कहें कि मेंटल कंटिन्यूम। तो इसके कारण ये हमें निरंतरता दिखाई देती है उसकी स्मृति में, जो हमारी स्मृति में हम अनुभव करते हैं। अब इसे ही हम यदि आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से समझें, जो हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी दृष्टि में अगर हम इसको देखते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान में भी आत्मा जैसी चिरस्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। तो फिर क्या है? तो जब भी आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है
वो इस बात को जब समझाती है या फिर इसको हमारे सामने रखती है तो वह कहती है कि मेमोरी यानी कि स्मृति को वो एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रक्रिया मानती है, मॉडर्न साइकोलॉजी। और मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं वो इनकोड होती हैं, वो स्टोर होती है और वो रिट्राइव होती है। स्मृति मस्तिष्क की संरचनाओं जैसे कि हिप्पोकैम्पस या फिर अमिगडाला आदि के कार्य पर निर्भर करती है, न कि आत्मा पर। जब हम कुछ अनुभव करते हैं, कोई भी चीज, हमारे अनुभव में सारी चीजें जो घटनाएं हमारे सामने घटित रहती है, ये सब घटनाएं हमारे सामने आती है, इन सबको हम अनुभव करते हैं, इसको महसूस करते हैं। तो मस्तिष्क में उस अनुभव की छाप बनती है, उसका साया, उसका इंप्रेशन, उसकी छाप बनती है। और अगली बार जब वही चीज हमारे सामने आती है तो मस्तिष्क उस छाप को पहचान लेता है और यही है स्मृति। तो ये हो गई आधुनिक मनोविज्ञान की व्याख्या। अब दोनों ही दृष्टिकोण स्मृति को एक निरंतर प्रवाह और कार्य कारण प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि चाहे फिर आधुनिक मनोविज्ञान हो या फिर बौद्ध दर्शन हो, दोनों एक जैसा मानते हैं। जैसे कि बौद्ध दर्शन कहता है कि स्मृति की उत्पत्ति पहले के संस्कारों यानी कि इंप्रेशन से होती है, जो पहले के संस्कार हैं उसके कारण होती है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, सबको पता है, और फिर वृक्षों से बीज भी आते हैं। तो वैसे ही एक चित्त की अवस्था अगली चित्त धारा को जन्म दे देती है। इस वक्त हमारे चित्त की जो अवस्था है वही अवस्था हमारे चित्त की अगली धारा को जन्म दे देती है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि स्मृति यानी कि मेमोरी अनुभवों के आधार पर बनती है। हम जो जो चीजें रियलाइज करते चलते हैं, जो जो चीजें महसूस करते चलते हैं, उन सब चीजों के आधार पर हमारी मेमोरी बनती है, जिसे कंडीशनिंग या फिर एसोसिएशन कहते हैं। ये अगर मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो अब वही उदाहरण, जैसे कि यदि कोई बच्चा आग से जलता है तो भविष्य में उसने जैसे ही आग देखी तो भय की प्रतिक्रिया उसके मन में होती है, दूसरी और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि पहले से उसके पास इस बात के लिए एक स्मृति बनी हुई है, एक इंप्रेशन है, और उस इंप्रेशन के कारण वो ऐसे करता है। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाएगा, ये भय की प्रतिक्रिया जो है। अब चाहे बौद्ध दर्शन हो चाहे फिर आधुनिक मनोविज्ञान हो, दोनों ही स्मृति को अनुभवजन्य कारणों का परिणाम मानते हैं, यानी कि जो महसूस करते हैं उन्हीं कारणों का ये परिणाम मानते हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ये पहले भी देखा था, ऐसे कई लोग मिलते हैं हमारे पास इस बात को कहने वाले कि मैंने ये पहले भी देखा था कोई चीज़ को देखने के बाद, तो ये पहचान जो है ये संस्कारों के कारण होती है, और इसमें पहले वाले मैं की निरंतरता नहीं होती बल्कि संस्कारों की उपस्थिति होती है। वो जो पहले वाला मैं है वो तो कब का खो चुका होता है, क्योंकि इस वक्त चीजें बदल चुकी है और मैं भी बदल चुका होता हूं। लेकिन वो जो पहले वाला मैं है वो निरंतरता के कारण, किसकी निरंतरता? संस्कारों की जो उपस्थिति है, संस्कार जो बने हुए हैं, जो इंप्रेशन बने हुए हैं, उसके कारण ये निरंतरता दिखाई देती है। और आधुनिक मनोविज्ञान की फाइंडिंग यही है, रिकग्निशन ऑफ मेमोरी 2 स्टेप्स में होती है। आधुनिक मनोविज्ञान ये कहता है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो कहती है कि फैमिलियरिटी यानी कि पहचाना पहचाना लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं पहचाना पहचाना लगता है, और रिकलेक्शन यानी कि उसके विशिष्ट विवरणों को याद करना, जो चीज़ें देखी है उसको, उसके जो विवरण है, उसकी जो डिटेल्स है उसको याद करना, उसको मेमोराइज करना, ये मस्तिष्क में बने न्यूरल नेटवर्क और अनुभवों की पुनः सक्रियता पर आधारित है। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पहचान ट्रेस होती है, अनुभवों की
छाया से होती है। उसका जो छाया होती है, अनुभवों की छाया जो होती है, उससे वो होती है पहचान। और पहचान क्या होती है? तो ट्रेस होती है हमारे मन पर, न कि किसी अदृश्य आत्मा से। अब ये जो है कि मैंने ये देखा, मैं, स्व, सेल्फ, ये जो एक संकल्पना, ये ऐसी है कि ये एक कल्पना मात्र है। आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो यही कहता है, वह स्थायी तो बिल्कुल भी नहीं। हर पल हम बदल रहे हैं। स्मृति की निरंतरता से हम मैं का भ्रम पालते हैं, क्योंकि स्मृति निरंतर चलती रहती है, तो मैं का हम भ्रम पालते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में सेल्फ को एक मानसिक निर्माण यानी कि मेंटल कंस्ट्रक्ट माना जाता है, एक संगठित अनुभव का समूह, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अगर इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम समझें तो इसमें ये जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, इससे सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी से, और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इसको स्वीकार करती है। अब ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, जो समय के साथ बदलता भी है, क्योंकि बदलाव तो इस संसार का नियम ही है। यहाँ कुछ भी एक जैसा होता नहीं, परिवर्तन होता रहता है, सतत परिवर्तन होता रहता है, निरंतरता है इस परिवर्तन में। तो जो समय के साथ बदलता है, इसका मतलब यह है कि बौद्ध दृष्टिकोण और आधुनिक मनोविज्ञान, इन दोनों के जो साइंटिफिक रिसर्च है और उनके फाइंडिंग्स है, इसमें कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देता, कोई अंतर नहीं। अब मिलिंद प्रश्न में दी गई स्मृति की जो धारणा है वो और आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणाओं में हम ये जो स्थितियां देखते हैं, इसमें एक गहरी सैद्धांतिक समानता दिखाई देती है। अब भले ही उनकी भाषा जो है और उनकी जो प्रतीकात्मकता है, इसमें अंतर है, ये बिल्कुल भिन्न है। वक्त बदल चुका है, अब दोनों ही दृष्टिकोण इस बात पर बिल्कुल एक मत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल एक मत है कि स्मृति एक निरंतर मानसिक प्रक्रिया है। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, वो एक निरंतर मानसिक प्रक्रिया है, जो चित्त प्रवाह यानी कि माइंड फ्लो कंडीशनिंग, या फिर हम इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर एक न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं। तो इस नेटवर्क के साथ ये हमारी स्मृति बनती है। तो स्मृति का जो अस्तित्व है वो एक ही चित्त में नहीं है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध दर्शन में ये बात बड़े विस्तार से कही गई है कि स्मृति का अस्तित्व एक ही चित्त में नहीं, बल्कि चित्त की क्षणिक श्रृंखलाओं में होता है। एक चित्त में नहीं, चित्त की क्षणिक श्रृंखलाओं में होता है, और हर वस्तु, हर घटना क्षणिक है। तो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होने वाली, जैसे कि लौ लगातार बदलती हुई भी एक ही दिखाई देती है, वैसे ही चित्त धारा से स्मृति संभव है और वो एक दिखाई देती है। और ये जो स्मृति की स्थिरता जो है वो एक भ्रम है। स्मृति कभी भी स्थिर नहीं होती है, वो क्षण क्षण बदलकर उसकी निरंतरता के कारण वो एक सी दिखाई देती है। तो वास्तविकता में वह क्षण क्षण पर आधारित है, और मन का एक क्षण अगले क्षण का कारण बन जाता है। हमारे मन में जो एक क्षण में जो कुछ उत्पन्न होता है वो अगले क्षण का कारण भी बन जाता है। तो यदि बौद्ध मत से अगर देखा जाए तो मन कोई एक तत्व नहीं, बल्कि चित्त संतति, यानी कंटिन्यूम ऑफ माइंड मूवमेंट्स, ये उसको कहा जाता है। तो हमारी स्मृति ये चित्त की क्षणिक, कारणपरक और संवेदनशील प्रतिक्रिया है। क्षणिक तो है, लेकिन वो एक संवेदनशील प्रतिक्रिया है, और जिसके पीछे एक ठोस कारण भी है। तो मन की एक परंपरा है, और वह परंपरा हमारे मस्तिष्क की बनावट से संचालित होती है।
हमारे मन की जो परंपरा है वो हमारे मस्तिष्क की बनावट से संचालित होती है। जैसे कि नदी की धाराएं भले ही बदलती हैं, कई बार देखते हैं नदी की धाराएं बदल जाती है, वो धाराएं बदलती हुई दिखाई देती है, फिर भी नदी एक ही कहलाती है। और बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्षण क्षण में बदलते हुए अनुभव आते हैं, हमारी स्मृति में वो एक से दिखाई देते हैं, लेकिन वे बदली हुई धाराएं होते हैं। अब यही भाषा आज के युग में, युग बदल चुके हैं, बहुत पीछे छूट गए, वो आगे आ चुका है ये वक्त, ये बदल गए युग, बदल गई भाषाएं, पर सत्य जो है वो अब भी, इस वक्त भी मानव अनुभव की धारा में बह रहा है।